बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं ईसा नकवी, मेरे साथ बशारत राजा साहब मौजूद हैं। हफ्ता 16 नवंबर का आगाज़ हो गया है। ठीक 8 दिन के बाद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने कॉल दी है, जिसको फाइनल कॉल कहा जा रहा है। और जिस दिन ये कॉल आई थी उस दिन से एक सवाल हर जहन में मौजूद है कि 24 ही क्यों, आखिर क्यों 24 तारीख रखी गई है इस फाइनल कॉल के लिए, इस एहतजाज के लिए। इसकी बहुत सारी थेरीज मार्केट में आई हैं, आपने सुना होगा। ये बात भी कही गई कि शायद साबिक DGI लेफ्टिनेंट जनरल फैज़ हमीद साहब को सज़ा हो जानी है इससे पहले पहले, और उसको असरअंदाज होने के लिए कोशिश की जा रही है। ये भी कहा गया कि शायद कोई कॉल देने की वजह ये भी है कि अमेरिका से कोई कॉल उसी दौरान जो है वो आने की तवक्को है। फिर ये बात भी कही गई, जो ज़्यादा मेरा ख्याल है कि वज़न रखती है, कि सर्दी शुरू हो जाएगी उसके बाद, और अगर अभी ये कॉल नहीं दी जाती या एहतजाज नहीं किया जाता तो उसके बाद ये मामला मार्च से ऑनवर्ड आगे चला जाएगा। अब जो कॉल इससे पहले देने की वजह है, उसमें बुनियादी बात जो सामने आई वो ये कि वो जो तमाम केसेस हैं जो 26वीं आईनी तरमीम के बाद हुकूमत चाहती है कि वो लग जाएं, वो केसेस जो हैं इससे पहले पहले कंसोलिडेट हो जाएंगे। लिहाजा वक्त ज़ाया ना किया जाए, तो तहरीक इंसाफ ने ये फ़ैसला कर लिया। अब जो बड़ी डेवलपमेंट हुई है उस डेवलपमेंट के बारे में बात करेंगे बशारत राजा से। उसने ये गुत्थी सुलझा दी है। पहले हमने देखा कि जो केसेस लगे थे उनको ये कहा गया कि ये तो जैसे नेट प्रैक्टिस थी, आईनी बेंच के सामने लगने वाले केसेस। लेकिन अब जो कॉज लिस्ट सामने आई है सुप्रीम कोर्ट में, क्या क्या होने जा रहा है, और ये सब कुछ 24 से पहले पहले होना है। राजा साहब, कॉज लिस्ट क्या बताती है? कितना हंगामा खेज वक्त है जो अब शुरू होने वाला है, और असल टाकरा तो अब है, नेट प्रैक्टिस तो ख़त्म हो गई। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत शुक्रिया नकवी साहब, आपने बिल्कुल बजा फरमाया कि असल टाकरा जो है ना वो अब शुरू हुआ है। और इस जो आगे हफ्ता आने वाला है, इस हफ्ते में टाकरा और बहुत अहम, और इस हफ्ते में जो लाइमलाइट मैं समझता हूँ ना जो केस बनेगा वो है 20 नवंबर को एक समाअत होनी है, और वो समाअत होगी जस्टिस अतरमुल्लाह के सामने। और ये पहली दफ़ा ऐसा हुआ कि जब से जस्टिस अतरमुल्लाह चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट में बने हैं, वो पहली दफ़ा किसी बेंच को ऐड कर रहे हैं। अच्छा, उनके साथ मौजूद हैं जनाब जस्टिस अरफान सादत, और उनके साथ मौजूद है जस्टिस अकील अब्बासी। और आपको पता है कि जस्टिस अतरमुल्लाह और जस्टिस अरफान सादत, ये दो वो जज हैं जो मखसूस नशिस्तों के केस में, जिन्होंने 8 रुकनी जो बेंच था खसीती बेंच, ये उसके साथ हैं। और जस्टिस अकील अब्बासी वो हैं जिन्होंने इलेक्शन ट्रिब्यूनल केस मामले में चीफ जस्टिस के साथ इख्तलाफ किया था। और ये भी कहा था इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के वकला को कि अगर आप मुझे लिखते सिंध हाई कोर्ट, मैं यही करता। तो जैसे शहजाद मलिक के पास आपने भेजा कि अपनी मर्जी के हम लगाना चाहते हैं ट्रिब्यूनल्स, तो उसमें उन्होंने वो अपना माइंड इंडिपेंडेंटली माइंड अप्लाई करने वाले जस्टिस अकील अब्बासी। और सोने पर सुहागा ये है कि इस बेंच के सामने जो केस लगा है वो है धांधली केस, धांधली केस। और वो धांधली है बलूचिस्तान के 3 सूबाई हलकों की, और एक अली मोहम्मद जत्तक जो हैं उसको सुप्रीम का इलेक्शन ट्रिब्यूनल ने 15 हलकों की 15 पोलिंग स्टेशनों की दोबारा गिनती वोटिंग के लिए कहा था। लेकिन काजी फाइज ने उन्हें जाते जाते जो है ना वो स्टे दे दिया था। ठीक है, उनका ऑपोजिट जो था वो नजरसानी में आया था। तो ये लाइमलाइट का मैंने इसलिए कहा है कि इस तमाम नज़रें जो है वो इस बेंच पर होंगी, इस वजह से कि ये फॉर्म 45 और 47 का तनाज़ा है। अच्छा, ये फॉर्म 45 और 47 का तनाज़ा है, जिसको लेकर हुकूमत पाकिस्तान, जो ख्वाजा असरफ बात नहीं करते थे कि अक्टूबर में जो है वो इलेक्शन खुल जाएगा, और फिर बातें वो मंसूर शाह अगर बने चीफ जस्टिस तो फिर उनका रास्ता रोका गया यहाँ पर। और ये सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान है, इसका फैसला फिर एज अ प्रेसिडेंस इस नौयत के दीगर तमाम मुकदमात में या एप्लीकेशंस में अप्लाई होगा। और इस केस में नोट भी लिखा जा सकता है जस्टिस अतरमुल्लाह की तरफ से, फिर फुल कोर्ट बैठ सकती है जो फुल कोर्ट का नोट लिखा जा सकता है। ये बहुत अहम केस है, वो इम्पॉर्टेंट केस है, धांधली का केस है। और आपको याद होगा, और ये 20 नवंबर को, जी 20 नवंबर को, और आपको याद होगा कि जस्टिस अतरमुल्लाह ने मखसूस नशिस्तों के केस में ये कहा था कि सुप्रीम कोर्ट के सामने मैं समझता हूँ कि जो सबसे अहम केस, इम्पॉर्टेंट केस है,
वो है धांधली का। धांधली का और मिसिंग पर्सन उन्होंने मेंशन किया था। दो लापता अफराद और धांधली का जो लोगों का वोटों के हवाले से जिसकी तरफ इमरान खान बार बार इशारा करते थे, और उनकी हाँ में हाँ जस्टिस मंसूर शाह ने भी मलाई थी और दीगर जजेस ने भी उनकी हाँ में हाँ मलाई थी कि यही मामला है। उन्होंने कहा था लापता अफराद के हवाले से ये कहा था कि हम बस बदकिस्मती से उसे सियासत के साथ जोड़ देते हैं, लेकिन ये एक इंसानी अलमिया है, ये बुनियादी इंसानी हकूक़ की बात है, यहाँ पर दरख्वास्तें पड़ी हुई हैं, हमें उसको देखना चाहिए, ये बात उन्होंने की थी। उसके बाद लेकिन ये मामला आईनी बेंच में नहीं जाएगा। नहीं, ये मामला आईनी बेंच में नहीं जाएगा। इसलिए अच्छा एक और बात मैं आपको शाह साहब बता दूँ, बहुत सारे लोग जो बात करते थे ना कि मखसूस नशिस्तों वाला केस कौन सुनेगा, वो 13 रुकनी बेंच था, वो फुल कोर्ट बैठेगी या का मतलब ये आईनी बेंच सुनेगा। मैं आपको कल जमाल केस लगा हुआ था, जस्टिस जमाल मंदोखेल ने एक रिमार्क्स दिए, काजी फैसल साहब के हवाले से केस लगा हुआ था जो बलूचिस्तान की उनकी हाई तैनाती थी हाई कोर्ट में, जिसमें जस्टिस मुसर्रत हिलाली के रिमार्क्स भी आए कि जान छोड़ दें, नजरसानी केस था। लेकिन उसमें जस्टिस जमाल मंदोखेल ने यह कहा था जी कि ये अपीलेट बेंच नहीं है, दिस नॉट अपीलेट बेंच। अब सुने, जो रियाज हनीफ राय थे ना, उनको कहा कि ये अपीलेट बेंच नहीं है, ये नजरसानी का केस है, ये केस वही बेंच सुनेगा जिसके पास ये था पहले। अब देखें, ये एक इशारा है कि मखसूस नशिस्तों वाला केस वो नजरसानी केस है, इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने नजरसानी दायर की हुई है और वो वही बेंच सुनेगा जो पहले जिसे सुना था। ये तो जाहिरी सी बात है कि 7 रुकनी बेंच जो है, लोग इसमें कह रहे थे हमारा जो आईनी बेंच है उसमें जजेस की तादाद है 7, जिन्होंने फैसला दिया वो 8 फैसला दिया वो 8 है। अक्सर अब अगर आपने उसको ओवरटर्न करना है तो आपको 8 या 8 से ज्यादा जजेस बिठाने पड़ेंगे। और ये एक उन्होंने कल ये भी, और फिर आज एक केस की समाअत के दौरान जस्टिस मोहम्मद अली मजहर ने भी एक, मैं समझता हूँ कि बात की कि सुप्रीम कोर्ट के पास 100 वोटों का अख्तियार है। ये आज उन्होंने बात की आईनी बेंच में। हालांकि 184(3) का वो अख्तियार तो 26वीं तरमीम के पास बात ख़त्म कर दिया गया और जिसमें 100 वोटों का है, लेकिन वो कहते हैं कि 100 वोटों का अख्तियार सुप्रीम कोर्ट के पास अभी भी है, ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन ऑफ द सुप्रीम कोर्ट। जी, ये जस्टिस मोहम्मद अली मजहर के रिमार्क्स थे। अच्छा, इस हफ्ते में जो आईनी बेंच के पास केस लगे हैं ना, हफ्ते में तकरीबन शाह साहब 2000 केस लगे हैं। अच्छा, 2000 केस, जिसमें तकरीबन 1600 केस ऐसे हैं जो टैक्स रिलेशन है, जो गैर मौसर केस है, 200-300 और केस है जो भी वो गैर मौसर केस है। ठीक है, वो महल है, वो उस तरह के है कि जिसमें एक केस टेकअप होगा और वो फिर इम्प्लीमेंट होके दर्जनों केस या सैकड़ों केस जो उसके है साथ मिलते हैं, क्लब हो जाएगा। वो ऐसे ही है। एक केस में मतलब एक केस में टैक्स रिलेटेड एक केस में 1600 नाल उसके साथ पटिशन जो है ना वो जुड़ गई है ना, वो इस तरह। अच्छा शाह साहब, जो आईनी बेंच के सामने इस दफ़ा जो केस लगे हैं, एक तो आइडियो लीक्स वाला मामला है जिसमें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने उस कमीशन को चैलेंज किया था जो जस्टिस फाइज जिस्सा और जस्टिस आमर फारूक पर वो और जस्टिस नईम अख्तर अफगान पर वो कमीशन बनाया गया था, जिसमें वो आइडियो लीक हुई थी जी कि कम वक्त मार्शल लॉ भी नहीं लगाते या ये इस तरह का मामला था कोई। वो जस्टिस उमर अता बंदियाल की सास का और दीगर कुयूम सिद्दीकी का भी उसमें अटॉर्नी जनरल पाकिस्तान के साथ है, वो मामला ये भी लगा इस बेंच के सामने। अच्छा, इस बेंच में अब की बार ये 7 रुकनी बेंच है जिसमें जस्टिस आयशा मलिक भी वापस आ गई हैं इसमें। और इसके साथ एक और जो पाकिस्तान सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल को पार्लिमानी पार्टी तस्लीम किया जाए या ना किया जाए, ये भी केस इस दफ़ा लगा है इस आईनी बेंच के सामने। ये भी बड़ा आम केस है। उसके बाद जो आज़ाद उम्मीदवार के हवाले से कि वो उनको डायरेक्शन दी जाए कि वो किसी सियासी पार्टी को ज्वाइन करें, ये केस भी लगा है इस दफ़ा आईनी बेंच के सामने। लेकिन ये केस मैं समझता हूँ कि ये गैर मुस्तकिल वजह से है कि वो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान मखसूस नशिस्तों में पहले फैसला दे चुकी है और सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल के हवाले से भी पहले फैसला दे चुकी है। एक और केस लगा है कि वो जो चीफ आर्मी स्टाफ के हवाले से है, वो महमूद नकवी साहब है, आधी दरख्वास्त गुजार है, वो 2 रोज़ करते रहते हैं। हाँ, वो दरख्वास्तें इस तरह पटिशन दायर करते हैं। 2 रोज़ पहले भी उन्हें 40,000 रुपये जुर्माना हुआ था, उन्होंने 2 दरख्वास्तें दायर की हुई थी, तो उन्होंने कहा नहीं ये जुर्माना मुझे, उन्होंने कहा नहीं आपको जुर्माना किया जाता है। उन्होंने ये आर्मी चीफ की मुद्दत मुलाजमत की तोसीक के मामले को जो है ना वो पटिशन को चैलेंज किया हुआ है, उस दायर की हुई है, और जो पार्लियामेंट का फैसला है उसको, और ये इस बेंच के सामने लगेगा।
और मेरे ख्याल में आई थिंक सो कि वो शायद जुर्माने के साथ जो है वो उसको खारिज कर दिया जाएगा, डिसमिस कर दिया जाएगा, क्योंकि ये केस इससे पहले भी जो है ना वो शाह साहब उतर है। इस पर एक तो सियासी बुनियादों पर जो IG इस्लामाबाद के तबादले होते हैं, वो आपको याद होगा कि ये पिटीशन शाह साहब उस वक्त दायर थी जब वो आजम स्वाति वाला केस बना था, वो जो घर में गाय और ये वो। अच्छा, फिर वो यहाँ पर वो तालीमी इदारों में मंशियात फरोशी के हवाले से भी केस लगा हुआ है। और सिंध का एक बड़ा आम केस है ये छठी मरदमशुमारी के खिलाफ जो MKM की दरख्वास्त थी कि इसमें इलेक्शन करवाए जाएँ उसके मुताबिक, लेकिन वो मामला सारा ख़त्म हो गया, मैं समझता हूँ नहीं। लेकिन शाह साहब एक बड़ी अहम डेवलपमेंट हुई जो आपने देखी होगी, जो आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट में हुई, शायद आपकी नज़र से गुजरी होगी। जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने एक फैसला दिया है जो बरीयत को काला दम करने के हवाले से 190 मिलियन पाउंड में इमरान खान की बरीयत को मतलब दरख्वास्त खारिज कर दी। उस फैसले में इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने जो चीज़ लिखी है, अब वो लिखता है कि ये वापस ट्रायल कोर्ट में जाएगा और जब नैब कोर्ट जब मुनासिब समझे बरीयत की दरख्वास्त को सुने और दूसरे अब मामला मुनासिब वक्त पर। अब यहाँ पर मामला क्या है शाह साहब? मामला शाह साहब यहाँ पर ये हुआ जी कि अब देखिए जो इमरान खान को और बुशरा बेगम को 1 साल इस 190 मिलियन पाउंड में अंदर रखा गया। इमरान खान ने इस हवाले से ट्वीट भी किया ना और उनके वकील ने प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की। अब इसका जिम्मेदार कौन है? ये बड़ा जेन्युइन क्वेश्चन है कि फिर 14 साल सजा जो इस केस में सुना दी गई थी इमरान खान को, अगर ट्रायल दुरुस्त नहीं था तो फिर सजा किस लिए सुनाई गई थी? फिर इसका जिम्मेदार कौन है? वो जज बशीर मोहम्मद बशीर खान जो सजा सुनाकर रिटायर्ड होकर घर जा चुके हैं, वो इसके जिम्मेदार है? या प्रोसिक्यूशन जो केस इसको कर रही है कि ये जो अब प्रोसिक्यूशन कह रही है ये दुरुस्त नहीं? इस प्रोसिक्यूशन ने उस वक्त ट्रायल में उस वक्त ये सारा कुछ दिया था, तो फिर ये जिम्मेदार है? कौन जिम्मेदार है इस मामले का? जिस तरह इमरान खान ने जो सवाल उठाया ना ये दुरुस्त। अब देखें नवाज शरीफ का जब ट्रायल हो रहा था, जब उसकी बरीयत की दरख्वास्त थी शाह साहब, तो मैं इस्लामाबाद हाई कोर्ट में केस कवर कर रहा था, तो वहाँ पर प्रोसिक्यूशन ने कहा जी कि इसको नवाज शरीफ के वकला ने मुखालफत की, तो वो कह रहे थे इसको ट्रायल कोर्ट में भेजें, लेकिन यही बेंच था जस्टिस आमर फारूक और जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब का, यही 2 रुकनी बेंच सुन रहा था। इन्होंने कहा था कि वापस नहीं भेजते नैब कोर्ट के पास, किस कानून किस लॉ के तहत भेजा जाए। लेकिन यहाँ पर इमरान खान के मामले में पता नहीं, मुझे समझ नहीं आई कि इस केस को वापस क्यों भेजा गया। सही। अब अगर बरीयत वाली दरख्वास्त पहले शाह साहब लगती तो पहले बरीयत हो जाती। अब नैब कोर्ट ये करेगी कि इस दरख्वास्त को, अच्छा फिर सुप्रीम हाई कोर्ट ने यह भी लिखा है शाह साहब कि अगर केस उसका ट्रायल फाइनल स्टेज पर है तो फिर बरीयत और उसके ट्रायल का फैसला एक वक्त किया जाए। अब शाह साहब ये है कि वो अगर ट्रायल फाइनल स्टेज पर है 190 मिलियन पाउंड का, और ये उसके साथ बरीयत वाला मामला होगा, तो अगर वो कहते हैं कि हम दरख्वास्तें मुस्तरद करते हैं तो फिर क्या होगा? फिर बरीयत कहाँ गई फिर? बिल्कुल। तो फिर सवाल तो उठता है ना। लेकिन बहरहाल ये बीच में बात आ गई शाह साहब, मैं वो बात कर रहा था बलूचिस्तान हाई कोर्ट के जो धांधली केस है, एक बड़ी, यानी कि अभी तक जो भी मुकदमात हैं उसमें शायद सबसे इंटरेस्टिंग केस ये 20 नवंबर को हो रहा है और धांधली का केस है, जिसमें तमाम तर जो नजरें हैं इस बेंच पर होंगी, क्योंकि इस बेंच ने क्या फैसला देना है धांधली की। ये फॉर्म 45 और 47 का मामला है। ये काजी फाइसा कहता है कि बक्सों में क्या है जी, बक्से वो कहते थे कि वो, अच्छा काजी फाइसा साहब भी अजीब फैसले करते थे ना, वो कहते थे फॉर्म 45 और 47 में क्या रखा है, असल वोट तो बक्से में होते हैं। जब कराची वाला मामला उनके सामने आया, वहाँ पर बक्से जलाए गए, तो वहाँ पर उन्होंने कुछ और मौक़िफ़ लिया। मतलब ये सारा मामला था, और ये केस है असल में जो आम केस है जिसकी समाअत होनी है 20 नवंबर को। और मैं समझता हूँ कि ये जो अगला हफ्ता, ये भरपूर हफ्ता है, अदालती हफ्ता, और भरपूर खबरें होंगी इस हफ्ते में, क्योंकि अच्छा जाते जाते मैं एक और बात आपको बता दूँ, याद आ गई मेरे जहन में, आपने जिक्र नहीं किया उसका इंट्रो में। चीफ जस्टिस यही अफरीदी ने बड़ा खूबसूरत फैसला किया है जी। उन्होंने खतीजा शाह को, खतीजा शाह पता है ना आपको? बिल्कुल, सब जानते हैं। उन्होंने खतीजा शाह को जेल रिफॉर्म्स कमेटी का मेंबर बना दिया।
पहले तो शिरकत हुई थी ना, सिर्फ पहले तस्वीर शिरकत आई थी, तो कल आहत चीमा की, खदीजा कल शाह की। उन्होंने चीफ जस्टिस ने यहाँ पर उस इजलास उसका बुलाया और इन लोगों ने चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट ने वीडियो लिंकेज दिए, खदीजा शाह ने भी वीडियो लिंकेज दिए, आज चीमा ने भी, आईजी पंजाब ने भी, और जो शब्बर रजवी साहब जज है लाहौर हाई कोर्ट के, उन्होंने भी वीडियो लिंकेज दिए, शिरकत की। और फिर आमना कादर को इसका कोऑर्डिनेटर बनाया गया, आज चीमा और खदीजा शाह को मेंबर बनाया गया। और उस सुप्रीम कोर्ट का जो इलामिया जारी हुआ, उस इलामिया में एक लफ्ज़ 4 बार लिखा गया कि ये जो हम कमेटी बना रहे हैं जेल रिफॉर्म्स की, ये पंजाब भर की, बाकी सूबों को नहीं, पंजाब भर की तमाम जेलों का ये मायना करेंगे और सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान उन्हें तमाम तरह लॉजिस्टिक सपोर्ट देगी, हर तरह की सपोर्ट देगी। और वो यानी ये सुप्रीम कोर्ट के इन अहकामात की रोशनी में बनने वाली कमेटी तमाम जेलों में जाएगी और जेल के मुख्तलिफ हिस्सों का मुआयना करेगी, जिसमें रिपोर्ट तैयार करेगी। अडियाला जेल, उसकी इब्तिदा अडियाला जेल से हो रही है। अच्छा, उसकी इब्तिदा अडियाला जेल से हो रही है। सबसे पहले ये जाएंगे जहां अडियाला जेल, जहां इमरान खान मौजूद है, उसकी इब्तिदा वहां से हो रही है। और वहां जाकर वो देखेंगे कि कैदियों के साथ, और जो सियासी कैदी हैं या दीगर कैदी, उनके साथ किस तरह का जो आपका आइन और कानून कहता है उसके मुताबिक सलूक किया जाता है या किस तरह का। फिर वो रिपोर्ट तैयार करेंगे और सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में वो सबमिट करवाएंगे रिपोर्ट। उसके बाद फिर जो है ना अगला लाए अमल होगा। ये बड़ी अहम डेवलपमेंट है और मेरा ख्याल है कि शायद मजीद एक ऐसे हफ्ते का आगाज़ हो गया है कि जो बड़ा वोलेटाइल होगा, जिसमें बहुत ज़्यादा डेवलपमेंट्स होंगी। और वो जो गुत्थी मौजूद थी कि आखिर 24 तारीख की कॉल क्यों दी गई है कि 24 तारीख को, तो वो लगभग इस बड़ी डेवलपमेंट से कि जो प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर की कमेटी है और आइनी बेंचेस के हवाले से जो कमेटी है 191A के तहत बनने वाली, उसने जो अपनी कॉज लिस्ट जारी की है, जो बेंचेस बनाए हैं, उसका मतलब यही है कि इन बहुत अहम तरीन जो अदालती मामलात हैं, जो अदालत और सियासत जुड़ी हुई है आपस में, इन्होंने सेटल होना है इसी वक्त के दौरान, जब 24 नवंबर से पहले ये मोबिलाइजेशन चल रही होगी। लेकिन साइड बाय साइड कुछ बहुत ही अहम डेवलपमेंट्स चल रही हैं जो इसी मंजरनामे से वन वे और दी अदर रिलेटेड हैं, चाहे वो पाकिस्तान में हो रही हैं, चाहे पाकिस्तान से बाहर, ख़ास तौर पर अमेरिका और बरतानिया में कुछ खबरें चली हैं, कुछ दावे किए गए हैं, उस पर गुफ्तगू का सिलसिला जारी रहेगा। अब तक के लिए इतना ही। मुझे और बशारत राजा साहब को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।